हेलो, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और तैयारी अपनी कर रहे हैं धीरे-धीरे। जैसा कि आपको हमारे चैनल पे डीएलएड से रिलेटेड सारी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही है। इस समय फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर को फोकस में किया गया है, क्योंकि आने वाला एग्ज़ाम फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का है। इसके तुरंत बाद सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के क्लासेस चालू हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद फोर्थ सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम लगेगा। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। यहाँ पे आपको बेहतर कंटेंट दिया जाता है, जिससे आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से हो पाए। प्रीवियस ईयर को हमेशा फ़ोकस में करके तैयारी करवाई जाती है, क्योंकि जो डीएलएड है वो प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा ध्यान देता है। प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन डीएलएड में मैक्सिमम फँसते हैं। प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो भी प्रश्न होते हैं उन्हीं के आस-पास आपके सारे क्वेश्चंस रहते हैं। आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का के प्रीवियस ईयर प्रश्न देखेंगे। ये प्रश्न पत्र प्रीवियस ईयर के साथ-साथ कुछ नए क्वेश्चंस भी हैं, जो एग्ज़ाम में बहुत बार आए हैं, लगातार आए हैं। उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पिक किया गया है। उन्हें ही आज हम लोग देखेंगे। एक बार फिर अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। टेलीग्राम ज़रूर जॉइन कर लें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ही मिलती है। इसकी एज़ इट इज़ पीडीएफ आपको हम अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाते हैं। साथ-साथ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लें और फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो करें। अपनी तैयारी धीरे-धीरे करते रहें, क्योंकि समय आपके पास है नहीं, ज़्यादा समय है नहीं। एग्ज़ाम आपके समय पे होंगे जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट में, तो समय ज़्यादा नहीं है। समय है, ज़्यादा नहीं है। पेपर भी आपके पास 7, 8 ऐसे ही सेकंड सेमेस्टर में 7 हुए थे, थर्ड सेमेस्टर में फिर से 8 होंगे। इस बार आपकी संस्कृत फिर से आ जाएगी, इंग्लिश आपकी हट जाएगी। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन अपना। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन कि मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। अब मूल्यांकन की परिभाषा बहुत एग्जाम में कई बार एग्जाम में आया है। मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन विशिष्ट परिवर्तनों का एक मात्रात्मक और गुणात्मक अनुमान है। क्या है? मूल्यांकन विशिष्ट परिवर्तनों क्या विशिष्ट परिवर्तनों का एक मात्रात्मक और गुणात्मक अनुमान है। ठीक है, मूल्यांकन विशिष्ट परिवर्तनों का एक मात्रात्मक और गुणात्मक अनुमान है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपका है कि शैक्षिक मापन का क्या अर्थ है? अब इस क्वेश्चन को आप लघु उत्तरीय में भी लिख सकते हैं, अति लघु में भी लिख सकते हैं और बहुविकल्पीय में भी आ गया तो भी आप लिख सकते हैं। शैक्षिक मापन क्या है? शैक्षिक मापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षण प्रक्रिया से विभिन्न अंगों की उपयोगिता, शिक्षा से जुड़े विभिन्न व्यक्तियों की क्रियाओं की उपयोगिता और छात्रों की बुद्धि रुचि, अभिव्यक्ति, अभिक्षमता, व्यक्तित्व व शैक्षिक उपलब्धियां आदि को निश्चित मानकों के आधार पर देखा व रखा जाता है। क्या? देखा व रखा जाता है। इसको क्या कहते हैं? शैक्षिक मापन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? एग्जाम में आता है परीक्षण से आप क्या समझते हैं? क्या परीक्षण से आप क्या समझते हैं? क्या परीक्षण कैसी प्रणाली है या कैसी प्रक्रिया है? तो परीक्षण एक ऐसी प्रक्रिया या प्रणाली है जिसका उपयोग विशेषताओं एवं समस्याओं की पहचान करने के लिए किया जाता है। परीक्षण जैसे आप एग्जाम से रिलेटेड ही समझ लीजिए कि अगर आप किसी सब्जेक्ट का या फिर किसी विषय का आपने परीक्षण किया, किसी बच्चे का, तो उसकी समस्याओं का पहचान के लिए किया ना कि हाँ, इसको किस क्वेश्चन में समस्या आ रही है और कहाँ इसको प्रॉब्लम है, कहाँ हमें ज़्यादा ध्यान देना है, यही परीक्षण है। ठीक है? इसको जीवन से रिलेट करके ज़रूर पढ़ें। जीवन से रिलेट करके पढ़ेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। परीक्षण एक ऐसी प्रक्रिया या प्रणाली है जिसका उपयोग विशेषताओं एवं समस्याओं की पहचान करने के लिए किया जाता है। ठीक है? समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन चलें।
अगला क्वेश्चन आपका है, मूल्यांकन के दो प्रमुख पक्षों का उल्लेख कीजिए। तो मूल्यांकन के दो प्रमुख पक्ष क्या होते हैं? एक तो मात्रात्मक पक्ष होता है और दूसरा भावात्मक पक्ष होता है, ठीक है? एक मात्रात्मक पक्ष होता है और एक भावात्मक पक्ष होता है, ठीक है? एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि मूल्यांकन के दो प्रमुख पक्ष क्या हैं? तो मूल्यांकन के दो प्रमुख पक्ष क्या है? एक मात्रात्मक है और एक भावात्मक है। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन चले। अगला क्वेश्चन है कि व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्या है? व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्या है? व्यापक मूल्यांकन क्या होता है? व्यापक मूल्यांकन के द्वारा बच्चों की क्षमता और कमजोरी का पता चलता है। क्या? व्यापक मूल्यांकन के द्वारा बच्चों की क्षमता और कमजोरी का पता चलता है, ठीक है? जब हम उनका व्यापक मूल्यांकन करेंगे तभी हम उनकी जो कैपेसिटी है, उनकी क्षमता और जो उनकी वीकनेस है उसका पता कर पाएंगे, उनकी कमजोरी का पता चल कर पाएंगे, जिससे उन्हें उपचार आत्मक शिक्षक प्रदान किया जा सके। मतलब जब उनकी कमजोरी हमें पता चल जाएगी या फिर उनकी क्षमता मुझे पता चल जाएगी तभी हम उनको अच्छे से अगर उनकी क्षमता पता चल गई तो मैं उनको अच्छे से पढ़ाऊंगा, उनको उनका सिलेबस या फिर उनको होमवर्क और बढ़ाऊंगा। उनकी कमजोरी पता चलेगी तो उनकी कमजोरी पे काम करके उनकी कमजोरी को दूर करूंगा, ठीक है? व्यापक मूल्यांकन यही होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मूल्यांकन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। क्या? मूल्यांकन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। मूल्यांकन की क्या अवधारणा होती है को स्पष्ट कीजिए। मूल्यांकन शैक्षिक भीम का एक अभिन्न अंग है, ठीक है? मूल्यांकन केवल शैक्षिक भीम का नहीं वरन जीवन के प्रत्येक प्रक्रिया है। क्या? प्रत्येक प्रक्रिया है। मूल्यांकन की अवधारणा को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? मूल्यांकन की अवधारणा को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक क्या होता है? मूल्यांकन की परंपरागत अवधारणा और दूसरा क्या है? मूल्यांकन की परंपरागत अवधारणा और क्या है? मूल्यांकन की आधुनिक अवधारणा। मूल्यांकन की परंपरागत अवधारणा और मूल्यांकन की आधुनिक अवधारणा, ये क्या है? मूल्यांकन की दो अवधारणा है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन चले। अगला क्वेश्चन है आपका कि उपचारात्मक शिक्षण से आप क्या समझते हैं? उपचारात्मक शिक्षण से आप क्या समझते हैं? उपचारात्मक शिक्षण का आशय क्या है? उपचारात्मक शिक्षण का आशय एक विशेष शिक्षक दृष्टिकोण से है। क्या? उपचारात्मक शिक्षण का आशय एक विशेष शिक्षक दृष्टिकोण से है जो छात्रों को उनकी सीखने की बाधाओं यहाँ पे होना चाहिए, बाधाओं, क्या? बाधाओं को दूर करने, समझ में अंतराल को बांटने और पूर्ण शैक्षणिकता क्षमता तक पहुंचाने में सहायता करने के लिए बनाया जाता है। क्या? उपचारात्मक शिक्षण का आशय क्या है? यह एक विशेष दृष्टिकोण है जो छात्रों को उनकी सीखने की क्षमताओं या फिर सीखने की बाधाओं को दूर करने और समझ के अंतराल को बांटने और उनकी पूर्ण शैक्षणिकता क्षमता तक पहुंचाने में सहायक रहता है, ठीक है? इसको क्या कहते हैं? उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शिक्षा में नवाचार की आवश्यकता क्यों है? क्या? शिक्षा में नवाचार की आवश्यकता क्यों है? तो शिक्षा में नवाचार की आवश्यकता क्यों है? नवाचार की आवश्यकता है कि नवाचार किसी उत्पादन प्रक्रिया या बहुत बड़ा परिवर्तन लाने से है। नवाचार क्या है? किसी बहुत बड़े चेंजेस, बदलाव से है। नवाचार के द्वारा छात्रों में ही सकारात्मक विकास के साथ नैतिक मूल्यों एवं आदर्शों का विकास संभव है। क्या है? नवाचार के द्वारा ही उनके नैतिक मूल्य और सकारात्मक विकास किए जाते हैं, ठीक है? नवाचार के अंतर्गत कुछ नया और उपयोगी तरीका अपनाया जाता है, जैसे नई विधि, नई तकनीकी आदि का प्रयोग करके शिक्षा में नवाचार लाया जाता है, जिससे जिससे बच्चे के नैतिक मूल्य का विकास होता है तथा उनके सकारात्मक आदर्शों का भी विकास होता है, ठीक है? नेक्स्ट चलें।
अगला क्वेश्चन आपका है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बच्चे आते हैं? समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कौन से बच्चे आते हैं? तो जो समावेशी शिक्षा होती है उसमें सामान्य बालक के साथ साथ शारीरिक रूप से बाधित, जैसे किसी के अंदर शारीरिक अक्षमता है, क्या अक्षमता नहीं, अक्षमता, अक्षमता, ठीक है, अक्षमता, मानसिक बौद्धिक भिन्नता है, मतलब कोई विकलांग है और जो थोड़ा कम बुद्धि वाला है, सबको एक साथ लेके पढ़ाया जाता है, उसी को कहते हैं समावेशी शिक्षा। क्या कहते हैं? समावेशी। समावेश मतलब सबको मिला के, समावेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सामान्य बालक की दो विशेषताएं बताइए। क्या? सामान्य बालक की दो विशेषताएं बताइए। तो सामान्य बालक की दो विशेषताएं क्या होती हैं? सामान्य बालक की सामान्य बुद्धि लब्धि से बच्चे शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूर्ण होते हैं, ठीक है। यह सामान्य बालक होते हैं या जो सामान्य बच्चे होते हैं उनकी विशेषता में आता है। दूसरा क्या है? सामान्य बुद्धि लब्धि के बालक, जो जिनकी बुद्धि लब्धि सामान्य होती है, बालक को सीखने का स्तर सामान्य होता है। ऐसे बालक मंद बुद्धि बालकों से ऊपर तथा प्रतिभाशाली बालकों से नीचे होते हैं। क्या? जैसे जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिनको बोलते हैं, उनसे नीचे होते हैं, और जो मंद बुद्धि होते हैं उनसे क्या होते हैं? ऊपर होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि पिछड़े बालक से क्या अभिप्राय है? अब पिछड़ा बालक कौन सा बालक होता है? पिछड़ा बालक वह बालक, ठीक है, जो क्या है? वह बालक जो मानसिक शक्ति, बुद्धि या शैक्षिक उपलब्धि में अपनी उम्र के समान बालकों से, एक आसान भाषा में समझिए, पिछड़ा बालक वो बालक है जो आपके ही उम्र का है या फिर आपके ही साथ का है या आपके ही क्लास का है, वो आपसे, जो सामान्य आपकी क्लास का, जैसे आप ऑर्डिनरी हैं, आप मॉनिटर हैं, आपके अलावा जो भी बच्चे हैं उनसे अपनी उम्र से कम, जैसे आपने एग्जाम में 15 नंबर हासिल किया, सामान्य बालक, और वही पिछड़ा बालक जो था आपके बैच का, वो आप ही के बैच का है, ठीक है, और वो कितना नंबर हासिल किया? 5 नंबर हासिल किया, तो वो क्या हो जाएगा? वो पिछड़ा बालक में आएगा, ठीक है। आगे चले। अगला क्वेश्चन आपका है कि बच्चों के वास्तविक आयु की गणना से संबंधित सूत्र बहुत पूछा जाता है। वास्तविक आयु बराबर क्या होता है? मानसिक आयु, मानसिक आयु, आयु बटा बुद्धि लब्धि। यही चीज बुद्धि लब्धि का भी हो जाता है, वास्तविक आयु बटा मानसिक आयु गुणे 100। देखो यही एक ही फार्मूला घुमा दिया है, बुद्धि लब्धि गुणे 100, ठीक है, ये आपके फार्मूला है। यही फार्मूला जब बुद्धि लब्धि का पूछता तो बुद्धि लब्धि बराबर क्या हो जाता है? मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु या वास्तविक आयु बटा मानसिक आयु गुणे 100। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चले। अगला आपका, इस समस्यात्मक बच्चे कौन होते हैं, इनकी पहचान कैसे करेंगे? अब समस्यात्मक बालक के बारे में आपको बताना है। समस्यात्मक बालक वह बालक होता है, वह बालक समस्यात्मक बालक कहलाता है जिसका व्यवहार सामान्य बालकों से अलग होता है। जैसे एक सामान्य बालक है, वह पढ़ने में अच्छा है, वो किसी चीज को एक बार में, दो बार में समझ लेता है। वही समस्यात्मक बालक में क्या होता है? वह चीजें दो चार बार में नहीं समझ पाता है, 5-6 बारों में समझ में नहीं आता उसको, तो वो क्या हो जाता है? समस्यात्मक बालक हो जाता है। जिसके कारण अगर उसको समस्या है तो वो क्या करेगा? झूठ बोलेगा, चोरी करेगा, ये सब करेगा, वही समस्यात्मक बालक हो जाता है, ठीक है। अब बैलेंटाइन के अनुसार, एक बैलेंटाइन महोदय थे, उनके अनुसार क्या परिभाषा हुई? बैलेंटाइन के अनुसार समस्यात्मक बालकों का शब्द का प्रयोग साधारणतः उन बालकों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिनका व्यवहार या व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। इनका कहने का मतलब भी वही चीज है कि वो बालक जो सामान्य बालक से अलग होते हैं, ठीक है, उनसे उनकी कैचिंग पावर कम होती है, उनसे उनकी समझ कम होती है, उनसे वो, इसी कारण जैसे उनको समझ कम आया तो वो कल आप होमवर्क देंगे तो उसके बारे में झूठ बोल देंगे, मेरा पेट दर्द हो रहा था, मुझे ऐसा था, मुझे वैसा था, इसलिए हम नहीं कर पाए। तो वो क्या हो जाएंगे? वो समस्यात्मक बालक होते हैं, ठीक है, उनको समस्या होती है।
अब समस्यात्मक बालक की पहचान हम कैसे करेंगे? तो आपके पास 3-4 विधियां हैं पहचान करने के लिए। समस्यात्मक बालक का पहचान करने के लिए आपके पास 3-4 विधियां क्या हैं? आप अवलोकन करें या निरीक्षण विधि के द्वारा, ठीक है? उसको ऑब्जर्व करें, अवलोकन करें उसका, या उसका निरीक्षण करें कि हाँ, उसने क्या किया, क्या नहीं किया। इतिहास विधि द्वारा, साक्षरता प्रविधि द्वारा, या मनोवैज्ञानिक परीक्षण के द्वारा। इन 4-5 विधियों के द्वारा आप उसकी पहचान कर सकते हैं कि बालक समस्यात्मक है या फिर बालक समस्यात्मक नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन चले। परामर्श, परामर्श को परिभाषित करते हुए उनके उद्देश्य लिखिए। अब परामर्श की परिभाषा मायर्स महोदय के अनुसार क्या थी? मायर्स महोदय के अनुसार परिभाषा क्या थी? दो व्यक्तियों में या दो व्यक्तियों के संपर्क में आने से दूसरे की समस्या हल करने, ठीक है? जैसे एक बालक है, एक बच्चा है, उसकी समस्या कोई है, दूसरा बालक आया, उसकी समस्या उसने हल कर दी। दूसरा बालक आया, उसने उसकी समस्या हल कर दी, तो उसने उसको क्या दिया? परामर्श दिया, मदद किया। परामर्श, वही परामर्श कहलाता है। आप किसी को कुछ सलाह दें जिससे उसकी समस्या हल हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा? ये परामर्श कहलाएगा, ठीक है? अब क्या है परामर्श का उद्देश्य? परामर्श का उद्देश्य क्या है? तो परामर्श का उद्देश्य व्यक्ति या बालक की शैक्षिक, व्यवहारिक, व्यक्तित्व समस्याओं को समझना एवं सहायता देना। उद्देश्य क्या था? कोई ऐसा बालक है जिसकी कोई समस्या है, कोई व्यक्तित्व समस्या है, या फिर उसका कोई व्यवसायिक समस्या है, या कोई व्यवहारिक समस्या है, उसको समझना और उसमें सहायता देना। ये क्या कहलाता है? परमादेश के उद्देश्य है। फिर क्या है? बालक को अपनी समस्याओं की स्वयं समाधान की योजना बनाने में सहायता देना। कोई बालक है, आप कोई सवाल लगा रहे हैं जिसमें आप फंसे हुए हैं, आपका कोई दोस्त आया, थोड़ा सा आपको बता दिया कि इसमें ये वाला फार्मूला लगेगा। जैसे समबाहु त्रिभुज का फार्मूला लगाना था, या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था, आप क्या लगा रहे थे? 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट लगा रहे थे, फंसे थे आप, आंसर आपका नहीं आ रहा था। कोई आपका दोस्त या फिर आपके सीट के बगल में कोई बैठा था, उसने कहा था कि ये 1/2 वाला फार्मूला नहीं लगेगा, इसमें लगेगा √3/4 वाला फार्मूला। तुरंत आपको समझ में आ गया कि हाँ, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो वो क्या, आपका जो आप अपनी समस्या का स्वयं समाधान ढूंढ रहे थे, उसने थोड़ी सी सहायता की और आपके समस्या का समाधान हो गया। ये क्या है? ये परामर्श के उद्देश्य है। नेक्स्ट उद्देश्य क्या है आपका? व्यक्ति को अपनी योजनाओं को पूरा करने की दिशा में सहायता प्रदान करना। क्या? व्यक्ति को अपनी योजनाओं को पूरा करने की दिशा में सहायता प्रदान करना। कोई व्यक्ति है जो अपनी योजना बना रहा है, उसको उसकी दिशा में सहायता प्रदान करना है, ठीक है? अगला क्या है? व्यक्ति को अपनी योजनाओं में आवश्यक फेरबदल करने में सहायता देना। कोई व्यक्ति है, वो अपनी योजना बना रखा है कि आज मैं ये चैप्टर पढ़ूंगा, वो चैप्टर पढ़ूंगा, और आप उसमें कुछ बता दिए कि हाँ, ये चैप्टर मत पढ़ो, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो भी ये क्या है? परामर्श है, ठीक है? व्यक्ति को खुद से संबंधित तथ्यों की समस्या की व्याख्या करने में सहायता प्रदान करना। अगर कोई व्यक्ति है या फिर कोई बालक है जो अपनी समस्या के तथ्यों पर खुद की व्याख्या कर रहा है, खुद से व्याख्या कर रहा है, जैसे मनन कर रहा है, पढ़ रहा है, ठीक है, मौन वाचन कर रहा है, आप पहुंचे, थोड़ी सहायता दिए कि हाँ, इसको ऐसे नहीं होना चाहिए, इसको ऐसे कर देना चाहिए, तो आप क्या क्या किए? उसका परामर्श किए, सहायता किए। यही तो परामर्श का उद्देश्य है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि क्रियात्मक शोध क्या है? क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है? क्या क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है? तो क्रियात्मक शोध किसी समस्या का तत्काल या त्वरित समाधान होता है। क्रियात्मक शोध क्या होता है? किसी समस्या का तत्काल या त्वरित, तुरंत क्या होता है? उसका समाधान होता है, ठीक है? नेक्स्ट चलें। अगला क्वेश्चन आपका है अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं बताइए। अच्छे प्रश्न क्या होते हैं? अच्छे प्रश्न स्पष्ट भाषा में होने चाहिए। क्या? जो अच्छा प्रश्न होता है वो स्पष्ट भाषा में साफ साफ होना चाहिए, ठीक है, होने चाहिए, तथा प्रश्न हमेशा स्तर के आधार पे होना चाहिए।
मतलब जिस स्तर के बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, जैसे 5th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उसी स्तर के प्रश्न होने चाहिए, ना कि 2nd क्लास के और 10th क्लास के। मतलब उसके स्तर के प्रश्न होने चाहिए, उन्हीं को क्या कहते हैं, अच्छे प्रश्न कहते हैं। क्या कहते हैं, अच्छे प्रश्न कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि परिकल्पना होना चाहिए, परकल्पना नहीं, परिकल्पना। क्या, परिकल्पना से आप क्या समझते हैं, परिकल्पना से आप क्या समझते हैं? किसी घटना की व्याख्या करने वाले कोई सुझाव या अलग अलग प्रतीत होने वाली बहुत सी घटनाओं के आपसी संबंध की व्याख्या करने वाला कोई तर्कपूर्ण सुझाव। समझिए, जिसका कहने का मतलब है कि कोई ऐसी घटना की व्याख्या करने वाले सुझाव जो तर्कपूर्ण हो। किसी का उदाहरण कहीं और ना देके सही जगह उदाहरण देना ही क्या कहलाता है, परिकल्पना कहलाता है। ठीक है, आगे चलें। चलिए, मूल्यांकन के प्रमुख प्रकार बताइए। क्या, मूल्यांकन के प्रमुख प्रकार बताइए। तो मूल्यांकन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। मूल्यांकन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है निर्णयात्मक मूल्यांकन, एक योगात्मक मूल्यांकन, एक नैदानिक या नैदानिक, ऐसे कर सकते हैं, नैदानिक मूल्यांकन। मूल्यांकन मुख्यतः 3 प्रकार के, निर्णयात्मक, योगात्मक और नैदानिक मूल्यांकन। ठीक है, प्रश्नों के प्रमुख प्रकार बताइए। प्रश्न जो होते हैं या अच्छे प्रश्न जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रश्न प्रमुखतः 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है तथ्यात्मक प्रश्न। क्या होता है? तथ्यात्मक प्रश्न होता है। तथ्यात्मक प्रश्न होता है एक, एक तथ्यात्मक प्रश्न होता है। क्या होता है? एक तथ्यात्मक प्रश्न होता है, एक अभिसार प्रश्न होता है, एक क्या होता है, अपसार प्रश्न, एक अभिसार प्रश्न, एक अपसार प्रश्न, एक तथ्यात्मक प्रश्न, और एक क्या होता है, विश्लेषणात्मक प्रश्न। क्या होता है? विश्लेषणात्मक प्रश्न और एक प्रश्नवाचक प्रश्न। कितने प्रकार के? मुख्यतः 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? मुख्यतः 5 प्रकार के। तथ्यात्मक प्रश्न, अभिसार प्रश्न, अपिसारी प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न और प्रश्नवाचक प्रश्न। मुख्यतः कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है निबंधनात्मक। क्या है? निबंधनात्मक तथा वस्तुनिष्ठ परीक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका मतलब है कि आप जैसे इंटरमीडिएट में लिख रहे थे या फिर आपका जो पेपर होगा, कुछ क्वेश्चन आपके निबंधनात्मक होते हैं जो आप बना बना के लिखते हैं, अतिलघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय क्वेश्चन, और वहीं आपके कुछ क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ होते हैं जिनको आपको डायरेक्ट और डिक्टो आंसर देना होता है, जिसमें कोई मतलब समझ के रखिए कि आपके पास और कोई वो नहीं होता है कि आप कुछ बना के नहीं लिख सकते हैं, जो आंसर होगा वही लिखेंगे। निबंधनात्मक एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षण में अंतर, प्रयोग किए जाने वाले प्रश्नों को निबंधनात्मक एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संदर्भ में, जहां निबंधनात्मक प्रश्न में क्या होता है, आप निबंधनात्मक पत्र प्रश्न में जो होता है उत्तर स्वतः लिख सकते हैं। मतलब आप कुछ बना के लिख सकते हैं, आप कुछ कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब उससे रिलेटेड ये नहीं, कहानी गाना नहीं, बच्चों वाला काम नहीं। वहीं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दिए हुए विकल्प में से ही चुनना होता है। क्या समझ में आया? जैसे हमने दिया कि भारत की राजधानी क्या है, तो अब आपके पास 4 ऑप्शन दे दिया, दिल्ली दे दिया, नई दिल्ली दे दिया, लखनऊ दे दिया और उत्तर प्रदेश दे दिया। तो आपको फैक्ट चुनना है कि नई दिल्ली है भारत की राजधानी। अब हमने आपसे क्वेश्चन पूछा निबंधनात्मक कि भारत की राजधानी के बारे में कुछ तथ्य लिखिए, तो आप कुछ भी बना के लिख सकते हैं कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, वहां पे संसद भवन बना है और इसको एनसीआर बोलते हैं। मतलब कुछ भी आप बना के लिख देंगे, वो निबंधनात्मक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, और जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा वो बिल्कुल सीधे आपको आंसर देना होगा। ठीक है, आगे क्या है, मापन के प्रकार बताइए। क्या, मापन कितने प्रकार के होते हैं? मापन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक नामिक मापक होता है, एक क्रमिक मापक होता है या मापन होता है, एक अंतराल मापक होता है और दूसरा अनुपात मापक होता है। मापन मुख्यतः
4 प्रकार के होते हैं, नाभिक मापक, क्रमिक मापक, अंतराल मापक, अनुपात मापक। ठीक है, नेक्स्ट चले। अगला क्वेश्चन आपका है, क्रियात्मक शोध की समय अवधि क्या है? क्रियात्मक शोध की समय अवधि क्या है? इसमें जो समय होता है वो 10 से 15 दिन का होता है। क्रियात्मक शोध की समय अवधि क्या होती है? 10 से 15 दिन की समय अवधि होती है। 10 से 15 दिन में आपको ये सब करना होता है। ठीक है, ये आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के। ऐसे ही और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की पूरी सीरीज आपको मिलेगी। अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों में। टेलीग्राम जरूर से जरूर ज्वाइन करें। इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर सकते हैं आप मेरा, वहीं मेरा फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और हाँ, लास्ट में एक बार फिर चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। धन्यवाद।